लेकिन तभी वह पास के छात्रों को गॉसिप करते हुए सुनता है, जो सोच रहे हैं कि क्या मरीन जैसी लड़की कभी उसके जैसे अगली क्लाउन को डेट करेगी। क्लास में मरीन उत्साह से गोजो के पास दौड़कर आती है, लेकिन वह झूठ बोलता है कि वह बिजी है और तुम्हारी बंदी से भी तेज भागता है जब वह देखती है कि तुम ब्रोक कंगाल हो। दिन के बाकी समय मरीन उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वह स्कूल खत्म होने तक उसे अवॉइड करता रहता है, जिससे वह थोड़ी उदास दिखने लगती है। जैसे ही गोजो कैंपस छोड़ने की कोशिश करता है, मारिन आखिरकार उसे पकड़ लेती है और पूछती है कि क्या वह कॉस्प्ले मटेरियल्स की खरीदारी के लिए जाना चाहता है। लेकिन जब लोग उसे ऐसे घूरने लगते हैं जैसे उसने कोई जुर्म किया हो, तो गोजो कहता है कि वह नहीं आएगा और भाग जाता है। वह एक बाट के पीछे छिप जाता है और उसे छोड़ने के लिए चुपचाप माफी मांगता है। वह उसे बताती है कि उसे भागना ही नहीं चाहिए था। जब वह पूछती है कि वह उसे अवॉइड क्यों कर रहा है, तो गोजो कहता है कि उन्हें तब बात करनी चाहिए जब आसपास कोई ना हो, ताकि लोगों को यह न लगे कि वे करीब हैं। मारिन बस हंसती है और कहती है कि वे दोस्त हैं और अब इसे छिपाने में बहुत देर हो चुकी है। गोजो दंग रह जाता है। वह डेटिंग की अफवाहों का जिक्र करता है, लेकिन मारिन को कोई परवाह नहीं है और वह उसे इस बारे में चिढ़ाती भी है। वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे स्टोर की ओर खींचती है। वे एक कॉस्प्ले शॉप पहुंचते हैं और गोजो उसे शिजुको के कॉस्ट्यूम का अपना मल्टी एंगल स्केच दिखाता है। मरिन ये देखकर प्रभावित होती है कि उसने इतनी मेहनत की है। वे तय करते हैं कि कौन से हिस्से खरीदने हैं और कौन से बनाने हैं। सबसे पहले वे ड्रेस के लिए कपड़ा चुनते हैं, और जबकि मरिन एक चमकदार काले कपड़े का सुझाव देती है, गोजो समझाता है कि चूंकि शिजुको भड़कीले से ज्यादा सुरुचिपूर्ण एलिगेंट होता है, इसलिए मटेरियल मोटा होना चाहिए। जब वह कीमत देखता है तो वह स्वीकार करता है कि वह कैश नहीं लाया है, लेकिन मेरिन उसे चिंता न करने के लिए कहती है और पैसों से भरा लिफाफा निकालती है। उसे जरूरत के अनुसार खर्च करने के लिए प्रोत्साहित करती है। गोजो हिचकिचाता है, लेकिन सहमत हो जाता है। कपड़ा लेने के बाद मरिन उन्हें एक विग शॉप पर ले जाती है और गोजो वहां के विकल्पों को देखकर दंग रह जाता है। मरिन उसे काले विग की ओर इशारा करती है, लेकिन गोजो शिजुको के कैरेक्टर कलर से मैच करने के लिए गहरे बैंगनी डार्क पर्पल का सुझाव देता है। मारिन हैरान है कि उसे इतना कुछ पता है और वह उसकी बात सुनती है जब वह समझाता है कि विग इतना लंबा होना चाहिए कि उसे सही हेयर स्टाइल दिया जा सके। मरीन स्वीकार करती है कि वह हमेशा अपने आप गलत चीजें चुनती है और कहती है कि उसे खुशी है कि वह उसके साथ आया। उस पल में एक असली व्यक्ति के लिए मददगार होने के विचार से गोजो का दिल भर आता है। फिर वे गार्टर्स एंड स्टॉकिंग्स खरीदने के लिए एक लांजरी स्टोर जाते हैं। गोजो डर के मारे जम जाता है कि कहीं वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड ना हो जाए, लेकिन मेरिन उसे भरोसा दिलाती है कि कपल्स यहाँ हर समय खरीदारी करते हैं। वह उसे अपना गार्टर दिखाकर उसे ट्रीट देती है, लेकिन गोजो उसे रुकने की भीख मांगता है, ये कहते हुए कि अगर वह जारी रही तो वह एक्सप्लोड हो सकता है। बाद में वे कुछ खाने के लिए रुकते हैं। पास की एक महिला उन्हें ईर्ष्या से देखती है। काश वह मेरिन और गोजो की तरह बेफिक्र होती। लेकिन जब गोजो मेरिन के गेम के क्रीमी सीन्स के बारे में बात करना शुरू करता है, तो पूरा रेस्टोरेंट डर के मारे उन्हें घूरने लगता है, ये सोचते हुए कि गोजो एक पूरा फ्रिक है। फिर गोजो सभी कॉस्प्ले मटेरियल्स को घर ले जाने और पैटर्न बनाना शुरू करने की पेशकश करता है। वह मरीन से पूछता है कि क्या उसने कहीं कॉस्ट्यूम पहनने का प्लान बनाया है, और वह उसे कॉस्प्ले इवेंट्स के बारे में बताती है जहां लोग तस्वीरें लेते हैं और उन्हें ऑनलाइन पोस्ट करते हैं। वह उसे साजुना नाम की एक लड़की दिखाती है जो कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले करती है, लेकिन वास्तव में कभी इवेंट्स में नहीं जाती। जैसे जैसे वह तस्वीरें दिखाती रहती है, वह नोटिस करती है कि गोजो ज्यादा कुछ नहीं कह रहा है। वह मजाक में पूछती है कि क्या उसे असली लड़कियां आकर्षक नहीं लगती। गोजो समझाता है कि वह इकलौती संतान है और पहली बार जब उसने हीना डॉल देखी थी तो वह हैरान रह गया था कि इतनी सुंदर चीज भी मौजूद हो सकती है। इसलिए तब से उसने केवल उन्हीं चीजों के लिए सुंदर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उसके लिए वास्तव में स्पेशल है। अचानक मरीन एक फूड स्टॉल देखती है जो एक विशाल मांस से लिपटा चावल का गोला मीट रैप्ड राइस बॉल बेच रहा है। वह उसे खरीदती है और मजे से खाने लगती है, जबकि गोजो उसके काटने के ऑफर को विनम्रता से मना कर देता है। उसे याद आता है कि वह अभी भी उसे रेमन के पैसे उधार है। वह उसे वापस भुगतान करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिन कहती है कि खाना उसकी तरफ से ट्रीट है। वह उसे बताती है कि वह कितनी खुश है कि किसी ने वास्तव में उसके द्वारा सुझाया गया गेम खेला और बारीकियों पर ध्यान दिया, और केवल यही उसे सराहना महसूस कराता है। ये सुनकर गोजो भावुक हो जाता है। अचानक मारिन उसे उस मांस का एक निवाला देती है जो वह खा रही है। वह मना कर देता है, ये महसूस करते हुए कि यह एक इनडायरेक्ट किस होगा। मारिन अचानक पूछती है कि क्या गोजो को लगता है कि वह एक फैट पिग की तरह खा रही है, और जबकि वह कहता है कि वह ऐसा नहीं सोचता, उसका चेहरा कुछ और ही कहता है। वह जल्दी से अपने खाने का बचाव करना शुरू कर देती है, कहती है कि वह अभी भी ड्रेस में बिल्कुल फिट आएगी। गोजो पूछता है कि कॉस्प्ले इवेंट कब है। मरिन कहती है कि अगला इवेंट 2 हफ्ते में है। फिर यह महसूस करते हुए कि उसकी ट्रेन छूटने वाली है, वह तेजी से भागती है।
जिससे गोजो घबरा जाता है और इस बात से चिंतित हो जाता है कि उनके पास कितना कम समय बचा है। घर जाते समय ट्रेन में गोजो सोचना बंद नहीं कर पाता कि वह सिर्फ 2 हफ्ते में मैरिन की ड्रेस कैसे पूरी करेगा। उसे याद आता है कि मैरिन इसे पहनने के लिए कितनी एक्साइटेड है, जो उसे तुरंत शुरू करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन मन ही मन वह जानता है कि यह अभी भी पर्याप्त समय नहीं हो सकता है। जब गोजो घर पहुंचता है तो काओरू नोटिस करता है कि वह सामान्य से देर से आया है। गोजो माफी मांगता है, यह समझाते हुए कि वह एक दोस्त के साथ खरीदारी करते समय का ध्यान नहीं रख पाया। लेकिन काओरू बस इस बात से खुश है कि गोजो के दोस्त हैं। लेकिन जब काओरू वे स्टॉकिंग्स देखता है जो गोजो ने उठाए थे, तो झटके से वह जमीन पर गिर जाता है, यह सोचते हुए कि उसका पोता उन्हें पहन रहा है। बाद में अस्पताल में गोजो की चचेरी बहन मियोरी साउरू के लिए चिंतित होकर अंदर आती है। गोजो उसे भरोसा दिलाता है कि यह गंभीर नहीं है और तभी काओरू को छुट्टी मिल जाती है। मियोरी सुझाव देती है कि वह आराम करने के लिए 2 हफ्ते उसके घर पर रहे। गोजो सहमत होता है कि यह सबसे अच्छा है और अगले दिन काओरू के कुछ कपड़े लाने का वादा करता है। लेकिन काओरू अपने पेंटिंग ब्रश के बारे में ज्यादा चिंतित है। मियोरी के घर जाते समय गोजो उस स्थिति को लेकर तनाव महसूस करता है जिसका वह सामना कर रहा है। कुछ दिनों बाद मरिन को पता चलता है कि गोजो स्कूल में क्यों नहीं था। जब वह देखती है कि वह कितना चिंतित लग रहा है, तो वह उससे कहती है कि अगर उसे कुछ भी चाहिए तो उसे बताए। गोजो उसे धन्यवाद देता है और कहता है कि वह ठीक हो जाएगा। इसलिए मैरिन सुझाव देती है कि वे संपर्क जानकारी कॉन्टैक्ट इन्फो एक्सचेंज करें। जैसे ही वे वापस क्लास में जाते हैं, गोजो घबराने लगता है, ये महसूस करते हुए कि उसने 2 दिनों से ड्रेस को हाथ भी नहीं लगाया है। तभी मैरिन उसे याद दिलाती है कि अगले हफ्ते मिड टर्म्स परीक्षाएं हैं और गोजो विश्वास नहीं कर पाता कि वह भूल गया। स्कूल, पढ़ाई और काओरू से मिलने के बीच वह सोचता है कि उसे ड्रेस पूरी करने का समय कभी कैसे मिलेगा। मरिन पूछती है कि क्या वह ठीक है। हालांकि वह कहता है कि वह ठीक है, लेकिन वह गहराई में जानता है कि वह सीरियस ट्रबल में है। उसी शाम गोजो को एक विजिटर का फोन आता है जो करना चाहता है। गोजो टूर देने के लिए सहमत हो जाता है, भले ही इसका मतलब अपना और अधिक समय बलिदान करना हो। फोन के बाद वह घुटनों के बल बैठ जाता है, पूरी तरह ओवरवेल्म्ड। समझ नहीं आता कि यह सब कैसे संभाले। उस पूरे हफ्ते गोजो दादाजी से मिलने, टूर कराने और मारिन के आउटफिट पर काम करने के बीच तालमेल बिठाने के लिए संघर्ष करता है। स्कूल में मैरिन नोटिस करती है कि वह कितना डिस्टेंट और सीरियस हो गया है। लेकिन जब वह उससे बात करना चाहती है तो वह उसे मौका मिलने से पहले ही वहां से भाग जाता है। उस रात वह उसके घर जाती है, लेकिन देखती है कि वहां अंधेरा और सन्नाटा है। यह मानकर कि वह घर पर नहीं है, वह अकेले नूडल्स खाने के लिए उदास होकर चली जाती है। हालांकि घर के अंदर सब कुछ कंप्लीट मेस है और गोजो फर्श पर पूरी तरह ड्रेन्ड थका हुआ लेटा है। वह सोया नहीं है और आउटफिट अभी भी पूरा होने से बहुत दूर है। उसे याद आता है कि उसने एक बार दादाजी से पूछा था कि वह हमेशा अपने ब्रश साथ क्यों रखते हैं। दादाजी ने कहा था कि उनके बिना एक दिन भी रहने से वह रस्टी हो जाएंगे। गोजो को याद भी नहीं कि उसने आखिरी बार अपने ब्रश कब छुए थे। वह खुद पर संदेह करने लगता है कि क्या उसमें वाकई अपने दादाजी की तरह हीना डॉल्स बनाने की काबिलियत है। अधूरा ड्रेस उसकी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा देता है और बचपन की सहेली द्वारा क्रीप कहे जाने की दर्दनाक यादें वापस आ जाती हैं और गोजो फूट फूट कर रोने लगता है। फिर उसे याद आता है कि उसने दादाजी से पूछा था कि क्या वह हर दिन गुड़िया बनाते बनाते थक नहीं जाते, भले ही वह उससे प्यार करते हों। दादाजी ने कहा था कि वह कठिन दिनों में भी काम इसलिए कर पाते थे क्योंकि वह उससे प्यार करते थे। उन्होंने गोजो को खुश ग्राहकों का एक फोटो एल्बम भी दिखाया था। यह सोचकर कि मारिन उस ड्रेस में कितनी खुश होगी, गोजो को ताकत मिलती है। वह अपने आंसू पोंछता है, अपना हेडबैंड बांधता है और काम पर वापस लग जाता है। फिर इवेंट से एक दिन पहले मरिन यह देखकर अमेज्ड रह जाती है कि गोजो ने वास्तव में ड्रेस पूरी कर ली है। गोजो उससे कहता है कि वह आखिरकार इवेंट में जा पाएगी, लेकिन मरिन बताती है कि उसने अभी तक कोई इवेंट चुना ही नहीं था और वह तब तक इंतजार कर रही थी जब तक वह आउटफिट पूरा न कर ले। जहां गोजो को राहत मिलती है कि उसने कोई प्लान बर्बाद नहीं किया, वहीं मरिन रोने लगती है, ये महसूस करते हुए कि गोजो ने बिना कुछ कहे उसके लिए खुद को इतना पुश किया। वह माफी मांगती है कि उसे नहीं पता था कि वह किस दौर से गुजर रहा है और गोजो कहता है कि इसमें कुछ गलती उसकी भी है क्योंकि उसने उसे नहीं बताया कि यह कितना कठिन था। जैसे ही मारिन अपने आंसू पोंछती है, गोजो सुझाव देता है कि वह ड्रेस पहन कर देखे ताकि वह फिटिंग चेक कर सके। मरिन हिचकिचाती है, ये कहते हुए कि वह कितना थका हुआ दिख रहा है, लेकिन गोजो जोर देता है कि उसे खुश देखना ही उसके लिए सब कुछ है। मरिन अपने आंसुओं के बीच मुस्कुराती है और वादा करती है कि वह इस ड्रेस को जी जान से पहनेगी। गोजो उसके बाल संवारने में मदद करता है और विग तैयार करता है। वे शिजुको के मेकअप स्टाइल पर चर्चा करते हैं। गोजो कुछ फॉल्स आईलैशेस निकालता है और मैरिन उसे चिढ़ाते हुए पूछती है कि क्या ये उसकी हिडन बेबी मामा की है। गोजो समझाता है कि ये हीना डॉल्स के लिए हैं जिन्हें लोगों की तुलना में अधिक संवारने की आवश्यकता होती है। गोजो उत्साह से बताता है कि कैसे कुशल कारीगर केवल भौहों आईब्राउज को देखकर ही गुड़िया बनाने वाले की पहचान कर सकते हैं और कहता है कि उसे उम्मीद है कि वह भी किसी दिन अपने दादाजी की तरह गुड़िया बना पाएगा। मरिन उसे कहती है कि उसे यकीन है कि वह कर सकता है और गोजो की मुस्कान उसके हार्ट स्किप अ बीट
दिल की धड़कन बढ़ा देती है। वे मेकअप पर वापस आते हैं और मैरिन कॉस्ट्यूम में बदलने के लिए अपने कपड़े उतार देती है। जब वह गोजो को वापस बुलाती है तो वह दंग रह जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल शिजुको के उस ड्रीम वर्जन जैसी लग रही है जिसकी उसने कल्पना की थी। गोजो उसे बताता है कि वह परफेक्ट लग रही है और मैरिन उसे उसका सपना सच करने के लिए धन्यवाद देती है। गोजो मैरिन से पूछता है कि ड्रेस कैसी लग रही है और वह बताती है कि फिटिंग तो ठीक है, लेकिन वह अपने हाथ नहीं उठा पा रही है। तभी गोजो को एहसास होता है कि वह यह सोचना भूल गया कि वह इसमें कैसे मूव कर पाएगी। मरीन फिर अपने जिगल फिजिक्स को एक उत्सुक उछाल बाउंस अप देती है और चौंक जाती है कि उसने प्रोपोर्शंस कितने सही पाए हैं। वह इस बात से भी हैरान है कि स्कर्ट की लंबाई उसके कैरेक्टर की डिजाइनर से दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है। मारिन इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वह गोजो से उसकी तस्वीरें लेने की भीख मांगती हैं। वह मान जाता है और कुछ शॉट्स लेता है, लेकिन उसे बताता है कि ये बस मरिन जैसी लग रही है जो ड्रेसअप खेल रही है। वह सुझाव देता है कि वह ऐसे पोज दे जो उसके कैरेक्टर से मेल खाते हों। मरिन सहमत होती है और तस्वीरों के लिए एक ग्रे बैकग्राउंड चुनती है। वह शिजुको के ग्लूमी एक्सप्रेशन को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार मुस्कुरा देती है क्योंकि उसे बहुत मजा आ रहा है। जब वह फिर से कोशिश करती है तो वह कैरेक्टर में रहने में सफल हो जाती है, जो गोजो को चौंका देता है। वह उसकी तारीफ करता है और तब तक तस्वीरें लेता है जब तक वह संतुष्ट नहीं हो जाती। जब वह तस्वीरों को देखती है तो वह रोमांचित हो जाती है और जल्दी से उन्हें पोस्ट करने के लिए एक अकाउंट बनाती है। उसी पल वह फैसला करती है कि वह कॉस्प्ले इवेंट में जाना चाहती है और गोजो को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करती है। तो इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।